जय हिंद फ्रेंड, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वर्ष 2023 और 2024 में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हमारी ये 9वीं क्लास है और इससे पहले मैं 8 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैंने एमसीक्यू टाइप 160 सवाल को सॉल्व किया है और ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं या इनके आने की प्रबल संभावना है। यदि इन सवालों में से कोई भी 4 या 5 सवाल आ गया तो फिर ये सवाल आपकी मार्किंग को हाई कर देंगे, इसलिए इन्हें कम से कम एक बार अवश्य देखें। दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 161 है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक के बारे में इसमें पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा या बहराम जी एम मालाबारी। क्या इसमें पूछा गया है हमसे? महानतम पारसी समाज सुधारक पूछा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है, बहराम जी एम मालाबारी। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ थे ये, तथा विधवा विवाह के समर्थन में थे और उसके लिए इन्होंने एक परिपत्र का संपादन भी किया था। वर्ष 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित किया गया था। सम्मति आयु अधिनियम किनके प्रयासों से पारित किया गया था? बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से पारित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? यानी कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हो रही थी तो उस समय निम्न में से कौन उपस्थित नहीं था? आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछने की प्रबल संभावना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था 1883 में। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। किसका सम्मेलन हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं शामिल हुए थे? क्योंकि ये दिसंबर 1885 में कलकत्ता में उपस्थित थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन की ये अध्यक्षता कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 163। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? आपके ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या चौथा है प्रभात चंद्र। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड में के मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? ऑप्शन बी, जगत नारायण मुल्ला। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काकोरी कांड 1925 में हुआ था और इसको किसने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक संगठन है
उसके द्वारा ये हुआ था, काकोरी कांड 1925। इस कांड में बहुत लोग पकड़े गए थे और उन पर मुकदमा चलाया गया था। लगभग 29 लोग इसमें पकड़े गए थे और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट है, यही हमारा सवाल भी है कि सरकारी वकील कौन थे, तो जगत नारायण मुल्ला जी थे। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, के.सी. दत्त, जयकरण नाथ मिश्रा को नियुक्त किया था। हालांकि अभियुक्तों ने मांग की थी उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था और उन्होंने ऐसा नहीं माना। प्रश्न संख्या 164 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास या कैलकाटा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये है हमारा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है। इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो उसका ऑप्शन है लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 165, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये बिल्कुल नया सवाल है, इसमें पूछा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। आपके ऑप्शन है सर एंड्रूज फ्रेजर, बोड्रिक, तीसरा ऑप्शन है H.H. रिजले या चौथा है A.T. अरुणडेल। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। इसका सही जवाब है। कौन थे ये? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जैसा सब लोग जानते ही हैं। तो उसमें बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे सर एंड्रूज फ्रेजर। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर एंड्रूज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी तथा बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और ये क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 166, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी। आपके ऑप्शन है INA मुकदमा, ऑप्शन ए INA मुकदमा, दूसरा है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, तीसरा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। इसके प्रति रूजवेल्ट, आइंस्टीन, हेराल्ड सभी लोगों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त किया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1929-1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं को उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। हमारा अगला सवाल है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन, नाम ध्यान रखिएगा, एचिंसन ने इसका संबंध बताया है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाएंगे। एचिंसन ने यह किस घटना के बारे में कहा है? तो आपके ऑप्शन है, पहला है 1857 का विप्लव, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 या चौथा है 1942 की अगस्त क्रांति। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। नई महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संबंध में थी, क्योंकि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या
168। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित, फिर से सवाल सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? आपके ऑप्शन है CR दास, BC पॉल, एनी बेसेंट या मदन मोहन मालवीय। तो नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए सही है, CR दास। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। हमसे पूछा गया नागपुर अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन में किसने प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध कर दिया। CR दास ने इसका विरोध कर दिया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जब आया तो असहयोग के प्रस्ताव पर व्यापक रूप से चर्चा हुई और इसका अनुसमर्थन किया गया, यानी कि इसको लागू करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई तथा नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। जिन्होंने पहले इसका विरोध किया था उन्होंने ही असहयोग आंदोलन को कब? दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, खुद ही प्रस्तुत करवाया था। हमारा अगला सवाल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम पूछा गया इसमें, और वो भी भारतीय अध्यक्ष पूछा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। आपके ऑप्शन है सर हरि सिंह गौर, वल्लभ भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर यानी थे। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन सी सही है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? वर्ष 1925 में अध्यक्ष बने थे। विट्ठल भाई जे पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। स्वराज पार्टी याद होगा कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जिसकी स्थापना की थी, कब किया था? 1923 में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और किसने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और विट्ठल भाई जे पटेल जो थे वह इसके सह संस्थापक थे। हमारा अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज के बारे में इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है BG तिलक ने प्रस्तुत किया था, JL नेहरू ने प्रस्तुत किया था, MK गांधी ने प्रस्तुत किया था या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्तुत किया था? हमारा सही आंसर है इसमें JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में हुआ था ये लाहौर अधिवेशन। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था एवं उसे प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। और आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वाधीनता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। इस प्रकार इन्होंने क्या किया? इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था नेहरू रिपोर्ट, जिसको कि अस्वीकार कर दिया गया लाहौर अधिवेशन में। और कहा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। स्वाधीनता का लक्ष्य इन्होंने दिया, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी, कब आई थी? ये 1928 थी। इसको निरस्त घोषित कर दिया है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? आपके ऑप्शन है SC बोस, दूसरा ऑप्शन है BG हार्निमन, तीसरा ऑप्शन है एलन कैंपबेल जॉनसन, चौथा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू।
तो सवाल में क्या पूछा गया है, गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। ये यूपी पीसीएस में सवाल वाला पूछा जा चुका है। जब आयोग ने सवाल पूछा तो इसका पहले आंसर उसने एससी बोस दिया था, सुभाष चंद्र बोस दिया था, लेकिन जब संशोधित आंसर आया तो उसका आंसर हमें दिया एलन कैंपबेल जॉनसन, यानी कि इसका आंसर सी सही है। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। यहाँ पे गलत दे दिया है, बीजी हार्निमन दिया हुआ है, ये गलत है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सही होगा, और दूसरा ऑप्शन गलत जो इसमें गलत लिख गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इरविन के इतिहासकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत करने के लिए सहमत होने को कहा है। आइए प्रश्न संख्या 172 देखते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे हुए थे? ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस, इंडिया हाउस, किंग्सले हॉल, या चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, किंग्सले हॉल में ये ठहरे हुए थे। ये सवाल भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। और आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। इस जहाज़ का नाम भी पूछ लेता है कि किस जहाज़ से गए थे, तो जहाज़ का नाम है एसएस राजपूताना। वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे, जो कि अभी हमारा सवाल पूछा गया है, तो किंग्सले हॉल में वे ठहरे हुए थे। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि 5 मार्च 1931, कौन सी डेट है ये? 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की डेट है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। चारों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, तो उसका सही जवाब है ये गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लिया था। और एक और गोलमेज सम्मेलन के संबंध में प्रश्न आता है कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो उसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी या किस आंदोलन में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में उनको मिली थी पहचान, तीसरा है भूदान आंदोलन में, या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य जब बनाया गया था तब उनको पहचान मिली थी? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे देश वाले स्तर पर जो पहचान मिली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली हुई थी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत जब हुई थी उसी दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, और जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए थे उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया था। जनता उसमें संगठित तो थी नहीं, तो असंगठित इसीलिए शब्द यूज हुआ है, असंगठित जनता का नेतृत्व किया था। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली का नाम प्रमुख है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जुड़ा हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा इसमें कहा गया है कि इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और उसमें इन्हें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य कौन थे,
स्थायी सदस्य के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, किस एक्ट के द्वारा खोया था? आपके ऑप्शन है 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। सही जवाब है इसका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को कब खोया था? ऑप्शन सी सही है इसका 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण को परिभाषित किया था। दूसरा है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया था। तीसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय को परिभाषित किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित किया था स्पष्ट रूप से। किसने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 ने। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने ये कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है? क्या कहा? मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है, ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? एनी बेसेंट के बारे में कहा जाता है कि ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन थी? तो उसका एनी बेसेंट सही है। अगर यही पूछे कि भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू सही है। सरोजिनी नायडू ने कब किया था? वर्ष 1925 में किया था, कानपुर अधिवेशन में। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? कौन करता था? ऑप्शन देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस या सुचेता कृपलानी। क्या पूछा गया इसमें? कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। इसका सही जवाब है हमारा राम मनोहर लोहिया। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। कौन सा गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था? राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। मतलब इस रेडियो पर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण करते थे। उषा मेहता पूछता है, इंपॉर्टेंट है, उषा मेहता किससे जुड़ी हुई है? तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता है। ये भूमिगत रेडियो का संचालन करती थी। हमारा अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? आपके ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, शाहनवाज, राशिद अली या रास बिहारी बोस। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, राशिद बोस। राशिद बोस को कितने वर्ष की सज़ा दी गई थी? 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया था। पूछा जाता है कि कहाँ पर मुकदमा चला था? तो सही आंसर इसका दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था 1945 में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, शाहनवाज को फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी की सज़ा दे दी गई थी तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, यही पूछा गया है सवाल में। कितने वर्ष की सज़ा दी गई थी? 5 वर्ष की सज़ा दी गई थी। और किसको दी गई थी? तो राशिद अली को दी गई थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने
आज़ाद हिंद फौज समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो पूछता है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में, मतलब इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया था। यानी कि बहुत बड़ी जीत हुई थी भारतीयों की। ये हमारा आज का अंतिम सवाल है और 180वां प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर था? आपके ऑप्शन है कटक, मिदनापुर, कोलकाता या चौथा है मुर्शिदाबाद। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कटक में हुआ था जन्म। कहाँ पे हुआ था, किस नगर में हुआ था? कटक में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। राज्य कौन सा? उड़ीसा। और नगर कौन सा था? कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की जब अध्यक्षता कर रहे थे तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो उसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे और उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रायः सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में 8 वीडियो की सीरीज़ है जिसमें 160 MCQ दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। अगर आप वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।